phylogenetic classification means whenever we are understanding, we are saying about the evolution of any organism or related organism, ठीक है, और उस पॉइंट को बेटा हम अगर क्लासिफिकेशन में यूज कर रहे हैं तो उसे हम फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन बोलेंगे। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन इज इंटायरली अ यूनिक कंसेप्ट, और इसमें बेटा ट्रू क्लासिफिकेशन इसमें माना जाएगा, नेचुरल क्लासिफिकेशन माना जाएगा। रीजन ये कि ये बेटा फैक्ट बेस्ड होगा कि हाँ ये इससे इवॉल्व हुआ है, तो क्लासिफिकेशन भी सही सही होगा। डिस्टिंक्ट ऑर्गेनिज्म जैसे कोई है, मतलब कि दूर दूर के, उनमें बेटा इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप नहीं है। जैसे मैं बोलूं बेटा कि ह्यूमन और मैं बोलूं बेटा अमीबा, बहुत दूर है हम लोग, ठीक है, हमें इवोल्यूशनरी ट्रेन में बहुत दूर का रिलेशनशिप है, और इन्हें हम एक ही ग्रुप में अगर क्लासिफाई कर दे, ह्यूमन को भी एक ही ग्रुप में डाल दे और अमीबा को भी एक ही ग्रुप में डाल दे, जैसा कि होगा नहीं, लेकिन सपोज ऐसा कोई करे तो वो गलत होगा, क्योंकि ये बात हमें कब पता चली? इवोल्यूशन को बेसिस बनाने के बाद। एंड दैट इज ऑल्सो नोन एज क्लैडिस्टिक रिप्रेजेंटेशन। क्लैडिस्टिक का मतलब वही होता है इवोल्यूशनरी, और यहां जो हम फैमिली ट्री यूज करते हैं, जैसे कि देखोगे ब्रांचिंग, एक से एक निकला, जब याद करो बेटा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का मैंने ब्रांच बना के दिखाया था, तो उसमें एक से दूसरा निकला, दूसरे से तीसरा निकला, और ऐसे ब्रांचिंग बनती गई, और उस तरह के रिप्रेजेंटेशन को हम बोलेंगे फैमिली ट्री या क्लैडोग्राम। ये वर्ड दिमाग में उतारिए, हर एक चीज जो मैं बोलता हूं वो आपके लिए जरूरी है। क्लैडोग्राम याद रखिएगा बेटा, बहुत ही आसान है, क्लैडोग्राम। यस, ऋषि बोलिएगा बेटा, ऋषि। सर की में लिखा है इन्होंने कि एनालिटिक फीचर है, तो क्या? एनालिटिक फीचर, बस समझ गए, ठीक है, आपका क्वेश्चन मुझे मिला। एनालिटिक मतलब जो एनालिसिस करने में हेल्प करेगा, मतलब दो ग्रुप्स को सेपरेट करने में हेल्प करेगा, दो ग्रुप को समझने में हेल्प करेगा, एंड दैट इज नोन एज एनालिटिक फीचर। जो एनालिटिक का मतलब होता है जो क्लियर कट हो, एनालिसिस बेस्ड हो। मैं बोलता हूं टेल का होना, टेल का नहीं होना, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, टेल है या नहीं है, ये एनालिटिक है। स्किन के ऊपर हेयर है, स्किन के ऊपर हेयर नहीं है, ये बिल्कुल एनालिसिस बेस्ड है, मतलब कि आप देख के ऐसा समझ सकते हो, ठीक है। स्किन ड्राई है, स्किन वेट है, ठीक है, या स्किन ऑयली है, 3 कैरेक्टर्स हो गए बेटा, ठीक है। तो ऐसे तो कीज में 2 ही कैरेक्टर लिए जाते हैं एक बार में, और उनको हम डुप्लेट बोलते हैं। 2 कैरेक्टर्स लिए जाएंगे कि स्किन मॉइस्ट, स्किन ड्राई, ठीक है, स्किन मॉइस्ट, स्किन ड्राई, ये दोनों कैरेक्टर्स क्या हो गए? डुप्लेट। और इस तरह के क्लासिफिकेशन जब यूज किए जा रहे हैं, कैरेक्टर्स यूज किए जा रहे हैं, तो एनालिटिकल कैरेक्टर बोलेंगे, क्योंकि एनालिसिस बेस्ड है। और किसी बच्चे का कोई डाउट? तो हमने बेटा अप्रोक्सीमेट 1 वीक हो गया हमें पढ़ते हुए, या उससे ज्यादा ही हो गया, ठीक है। यस पायल, बोलिए बेटा। सर, हाँ बोलिए बेटा। सर जो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन है ना, उसमें सर जो आपने एग्जांपल लिया है ना, अनीमा और अनीमिया। हाँ, अनीमा एंड इनेमा। इनेमा सर, उसमें आपने लिखा है आरबीसी प्लस, ये क्या लिखा है? एन का मतलब? प्लस एनटी मतलब प्रेजेंट, और नेगेटिव एनटी लिखता मैं तो मतलब एब्सेंट। वो एब्रिविएशन है प्रेजेंट और एब्सेंट का, आरबीसी प्रेजेंट, आरबीसी एब्सेंट। चलता हूं अगले चैप्टर की तरफ। पहले चैप्टर का आप क्वेश्चन और आंसर बेटा शुरू कर दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। यस भवानी बोलिए बेटा। मैं सारी चीजें दे देता हूं बेटा, मैं बता दूंगा आपको। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, आपको लिखा लिखा है दे दूंगा, जैसा कि मैंने कल रात आई थिंक सेंड किया था आप लोगों को एक पीडीएफ आपके ग्रुप में, उसी तरीके से मैं सारा लिख के दे दूंगा, फिर उसके नेक्स्ट क्लास में समझा दूंगा। मतलब आज उसे सेंड कर दूंगा आपको, और उसके कमिंग क्लास में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके सर, ठीक है। तो आज मैं दूसरा चैप्टर शुरू करता हूँ बेटा, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो ये पहले चैप्टर से थोड़ा इंटरेस्टिंग है, लेकिन हाँ इसमें भी आपको पूरा का पूरा अपना बेटा कंसंट्रेशन चाहिए होगा, ईच एंड एवरी स्टूडेंट। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ अगेन आपको बेटा कंसंट्रेट करना होगा, क्योंकि ये चैप्टर बिट डिफिकल्ट है उन बच्चों के लिए जो कि बायोलॉजी में जिनका इंटरेस्ट नहीं। तो आप लोग ऐसा सोचते हो कि बायोलॉजी में इंटरेस्ट है आपका, तो चलिए इस चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करते हैं बेटा, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। एंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग मिलेगा आपको। ओके, सभी बच्चे सुन रहे हैं? चलिए तो बेटा हम लोग दूसरा चैप्टर स्टार्ट करते हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इंटरेस्टिंग चैप्टर है, और जो मैंने फिर बोला कि जो आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, एनसीईआरटी के हो या फिर आपके बेटा वो आरबीएससी बुक्स के हो, उन सबको आपको बेटा यूज करना है इन ए क्वेश्चन बैंक। आपका एक कॉपी बनेगा क्वेश्चन बैंक करके, उस कॉपी के ऊपर लिख दोगे बायोलॉजी क्वेश्चन बैंक,
चैप्टर वाइज उसमें क्वेश्चन लिखोगे, उसमें आंसर्स लिखोगे, जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में बेटा लिखने में और मार्क्स उठाने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो चलो बेटा शुरुआत करते हैं, श्री गणेश करते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर, पहली बात बच्चों ये बता दूं कि हमने जो अभी तक पढ़ा लिविंग वर्ल्ड, पूरे संसार के बारे में बात कर लिया, जानवर के बारे में बात कर लिया, प्लांट्स के बारे में बात कर लिया कि उनके बारे में पढ़ना क्या है, वो अब क्लासिफिकेशन पार्ट में हमें देखना बेटा। जो पहला पार्ट हमने देखा बेटा, वो देखा हमने बेटा कि क्लासिफिकेशन क्यों जरूरी है, क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन है क्या, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के पॉइंट्स को देखेंगे यहाँ पे। तो बी रेडी फॉर दैट, एंड दिस चैप्टर इज apparently easy for you in each and every technique and pattern। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। एरिस्टोटल पहले साइंटिस्ट बेटा, और एरिस्टोटल को हम बोलते हैं फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी एंड फादर ऑफ एंशिएंट टैक्सोनॉमी। फादर ऑफ एंशिएंट टैक्सोनॉमी क्यों बोलते हैं एंशिएंट टैक्सोनॉमी, सुनिएगा ध्यान से बेटा, क्योंकि ये सबसे पुराने साइंटिस्ट थे। जिन बच्चों को नहीं पता हो, 382 BC लिखा बेटा मैंने यहाँ पे। ठीक है, आज जो चल रहा है वो है बेटा 2020 AD। ठीक है, ये क्या है AD और BC, क्या सभी बच्चे जानते हैं? जो बच्चे नहीं जानते हैं ये AD और BC क्या है, तुरंत हाथ उठाएं बेटा, तुरंत हैंड रेज करें। AC और BD क्या है, BC और AD क्या है, सभी जानते हैं? हाँ पायल, जानते हो बेटा? नो सर। हाँ गुड बेटा। ठीक है, तो आपने बेटा इस बात को माना कि आप नहीं जानते और आपने पूछा। ठीक है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो नहीं जानते लेकिन फिर भी पूछते नहीं है। उन सभी बच्चों से मैं बोलना चाहूंगा बेटा कि कभी भी अपने आप को अगर आप नहीं रिप्रेजेंट करते हो, नहीं क्वेश्चंस पूछते हो, तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। जो क्वेश्चन पूछते हैं बच्चे वो मूर्ख नहीं होते, वो स्मार्ट बच्चे होते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं एक्सप्लेन करता हूं, बहुत सिंपल बेटा। हाँ हैंड डाउन कर लीजिए बेटा। चलिए, एरिस्टोटल यहाँ पे 382 BC बोला जा रहा है बेटा। BC का मतलब होता है बेटा बिफोर क्राइस्ट। तो जीसस क्राइस्ट के बिफोर मतलब कि मरने से पहले, जीसस क्राइस्ट का जब डेथ हुआ बेटा, जिस समय डेथ हुआ उसके बाद से जो टाइम पीरियड काउंट किया जाता है उसे AD बोलते हैं, आफ्टर डेथ। आफ्टर डेथ, ठीक है। तो जीसस क्राइस्ट को मरे हुए कितने 100 साल हो गए बेटा, या कितने साल हो गए? 2020 साल हो चुके हैं जीसस क्राइस्ट को मरे हुए। ये 2020 साल पुराना नहीं है हमारा अर्थ, ठीक है, या धरती बेटा 2020 साल पुरानी नहीं है। ठीक है, इस पे लाइफ आज से बेटा धरती करीब करीब 4.5 मिलियन ईयर्स ओल्ड है। अर्थ की कितनी भी पुरानी है अर्थ? 4.5 मिलियन ईयर्स। मिलियन में बेटा लाखों साल आते हैं। ठीक है, तो छोड़िए उस बात को, बेटा लंबा हो जाएगा। AD मतलब आफ्टर डेथ एंड BC मींस बिफोर क्राइस्ट, और जीसस क्राइस्ट के 382 ईयर्स पहले। अब समझ में आ गया होगा आपको, मतलब कि आज से आप 220 को और 382 को ऐड कर लो, मतलब आज से करीब करीब बेटा आई थिंक 2400 साल पहले। ठीक है, 2400 ईयर्स बैक, 2400 साल पहले ये साइंटिस्ट थे एरिस्टोटल। एरिस्टोटल को बेटा हिंदी के बुक्स में अरिस्तु लिखा गया है, अरिस्तु। तो जो बच्चे हिंदी कभी पढ़े होंगे, ठीक है, मैं हिंदी मीडियम से था बेटा, तो इन्हें अरिस्तु लिखते थे। ठीक है, हिंदी के बुक्स में एरिस्टोटल को अरिस्तु लिखा गया। तो बस प्रोनाउंसिएशन के मिस्टेक के कारण ऐसा हुआ था कि एरिस्टोटल को लोग अरिस्तु अरिस्तु करके बोलते थे हिंदी के बुक्स। ठीक है, तो एरिस्टोटल को फादर ऑफ बायोलॉजी बोला गया, फादर ऑफ जूलॉजी बोला गया एंड फादर ऑफ एंशिएंट टैक्सोनॉमी बोला गया। ठीक है, ये बात समझ में आई था आपको कि बहुत बड़े साइंटिस्ट थे उस समय के। तो इन्होंने अपने नॉलेज के बेसिस पे, क्योंकि आज तो 2400 साल पहले भी साइंस उतना डेवलप नहीं था, इन्होंने पूरे के पूरे पार्ट्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया, प्लांट्स एंड एनिमल्स। लेकिन इन्होंने उतना वेल क्लासिफाइड एग्जाम्पल नहीं दिया, उतना अच्छा एग्जाम्पल नहीं दिया। इन्होंने प्लांट्स को फिर क्लासिफाई किया था बेटा हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्री में, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्री में। फिर बेटा एनिमल्स को क्लासिफाई किया इन्होंने बेटा अनेमा एंड इनेमा में। ये पहले भी बता चुका हूं मैं आपको। ठीक है, ये कैरेक्टर उन्होंने कैसे यूज किया था बेटा? कुछ कैरेक्टर्स को, ये क्लासिफिकेशन कैसा किया था? कुछ कैरेक्टर्स को यूज करके। अनीमा किसको बोला था इन्होंने? जिनमें RBC एब्सेंट हो।
इनेमा किसे बोला था जिनमें आरबीसी प्रेजेंट हो, आरबीसी एब्सेंट, आरबीसी प्रेजेंट, आरबीसी एब्सेंट, आरबीसी प्रेजेंट, अनेमा इनेमा। तो हम लोग अभी इनेमा ग्रुप में आते हैं बेटा। एट प्रेजेंट, सुनिएगा ध्यान से बेटा, आज के समय में अनेमा ग्रुप वाले को बोलते हैं इनवर्टिब्रेट और इनेमा वाले को बोलते हैं बेटा वर्टिब्रेट। इनवर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट, हम क्या बेटा वर्टिब्रेट्स हैं, जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उनके शरीर में खून है, जल्दी तेजी चलते बेटा, आरबीसी प्रेजेंट। और इनेमा को फिर दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया, ओवीपेरा एंड वीवीपेरा। ओवीपेरा का मतलब हो गया बेटा जो एग लेइंग है, एग लेइंग समझते हो, जो अंडे देते हैं, और वीवीपेरा मतलब जो अंडे नहीं देते, जो बर्थ देते हैं, अपने बच्चों को जन्म देते हैं, ठीक है। तो उसके बाद से एरिस्टोटल के बाद से आए बेटा थियोफ्रास्टस। थियोफ्रास्टस 370 टू 285 बीसी, ठीक है, 370 टू 285 बीसी के बीच में ये जिंदा रहे, ये पूरा टाइम पीरियड बताया जा रहा, ठीक है। ये एरिस्टोटल के स्टूडेंट थे बेटा, मतलब एरिस्टोटल के बाद आए। तो एरिस्टोटल का टाइम देखो कब आया है, 382। तो 382 जितना भैया यहाँ ये ज्यादा रहेगा उतना ये नए नहीं है, उतने ये पुराने हैं, क्योंकि ये बेटा माइनस में है। ये स्केलिंग कैसी है, माइनस में है। माइनस मतलब कि ये पॉइंट रहा बेटा जीसस क्राइस्ट के डेथ का, और इसके बाद जितना लंबा जाएगा उतना वो नंबर क्या होगा, 382 यहां आएगा, ठीक। और आज हम है बेटा यहाँ पे 2020। यस सर। हाँ बोलिए बोलिए। सर आपने इसमें लिखा है ना 382 बीसी, जी तो सर 382 बीसी की सन की क्या मतलब एरिस्टोटल की बर्थ डेट है क्या, मतलब है क्या मतलब? वही तो बेटा मैं अभी तक समझा रहा था, क्या आपने सुना नहीं? नहीं, उनकी बर्थ डेट है, डेथ डेट है, या फिर जो मतलब नहीं, बर्थ ईयर है बेटा, बर्थ ईयर है, बर्थ ईयर। यहां हम बात करते था थियोफ्रास्टस के बारे में। थियोफ्रास्टस साहब ध्यान सुनिएगा, थियोफ्रास्टस 370 बोला जा रहा था, 370 यहां आएगा बेटा स्केल में। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, तो ये जीसस क्राइस्ट का टाइम रहा बेटा, ये टाइम पीरियड जीसस क्राइस्ट का रहा, ठीक है। अब थियोफ्रास्टस 370 बोला तो इस जगह पे आएंगे, 370 से 285, ठीक, क्योंकि ये पॉइंट क्या माना गया, 0, ठीक है। आप समझ में आ रहा है बच्चों, जितना इधर की तरफ जाएगा उतना वो पुराना होता जाएगा, ठीक है, और नंबर बढ़ता जाएगा। लेकिन यहाँ ये हो गया बेटा, मान लीजिए कि 1 2 3 और यहाँ पहुंच गए हम लोग क्या बेटा 220। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। और ये टाइम पीरियड था थियोफ्रास्टस का। थियोफ्रास्टस एरिस्टोटल के स्टूडेंट थे, ठीक है। जिनको ये टाइम स्केल समझ में नहीं आ रहा वो दिमाग लगाएंगे तभी समझ में आएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना, ज्यादा नहीं लगाना, ज्यादा लगाने पे स्लिप कर जाएगा। चलो तो यहां देखिए बेटा, थियोफ्रास्टस, इनको बुलाया गया बेटा फादर ऑफ एंशिएंट प्लांट टैक्सोनॉमी और फादर ऑफ बॉटनी। बॉटनी का मतलब होता है बेटा प्लांट बायोलॉजी, और जूलॉजी का मतलब होता है एनिमल बायोलॉजी और एनिमल साइंस। ये बात आप सभी जानते होंगे। फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ जूलॉजी, ये सब चीजें आपके दिमाग में आ रही है। तो फादर ऑफ जूलॉजी जो थे, इधर यहाँ पे बात करेंगे बेटा, ध्यान से सुनिएगा, कि एरिस्टोटल के स्टूडेंट थियोफ्रास्टस। थियोफ्रास्टस, यस कोमल बोलिएगा बेटा। सर अभी तो आपने कहा था कि फादर ऑफ प्लांट टैक्सोनॉमी एरिस्टोटल थे, नहीं इनमें भी आपने सुना नहीं, आपने सुना नहीं, मैंने फादर ऑफ प्लांट टैक्सोनॉमी नहीं बोला, मैंने बोला फादर ऑफ एंशिएंट टैक्सोनॉमी, मैंने सिर्फ एंशिएंट टैक्सोनॉमी बोला था, ठीक है। ओके। एंड फादर ऑफ एंशिएंट एम्ब्रियोलॉजी भी इनको बोलते हैं, बहुत सारा फादर उनको बोला था, ठीक है। अब फादर ऑफ एंशिएंट प्लांट टैक्सोनॉमी यहां आया, थियोफ्रास्टस में आया। थियोफ्रास्टस इज द फादर ऑफ एंशिएंट प्लांट टैक्सोनॉमी, ठीक है। हर जगह बड़े ध्यान सुनिए, एक एक वर्ड मैटर करता है, एक एक वर्ड से मीनिंग चेंज होता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, फिर से मैं बात करता हूं। फादर ऑफ बॉटनी सीखा हमने, फादर ऑफ एंशिएंट प्लांट टैक्सोनॉमी सीखा। अब प्लांट्स के अंडर में थियोफ्रास्टस ने, देखिएगा ध्यान से, कि एरिस्टोटल ने हर्ब, श्रब एंड ट्री बोला था। एरिस्टोटल ने क्या बोला था, 3 चीजें, हर्ब, सर्ब, ट्री। और सभी जानते हैं बेटा स्टूडेंट्स हर्ब, सर्ब, ट्री क्या होते हैं। मैं एक बार सबको बता दूं, हर्ब, सर्ब एंड ट्री क्या होते हैं। हर्ब छोटे छोटे पौधे जो ग्रीन ग्रीन हरे हरे हैं, ठीक है, जिनमें बेटा कोई वुडी स्टेम नहीं है, जिनमें अगर तना आप जो स्टेम है उसको बेंड करो तो उसमें वुडी नेचर ना हो, सॉफ्ट हो। और सब क्या हो जाते हैं बेटा, झाड़ीदार पौधे, जैसे कि गुलाब का पेड़ झाड़ीदार होगा बेटा, बेली का पेड़,
फिर अगर मैं बोलूं बेटा मेहंदी का पेड़, ये छोटे छोटे होते हैं, बहुत बड़े नहीं होते, ठीक है, जिनको आप झाड़ीदार पौधे बोलते हो, शर्ब्स, उनको क्या बोलेंगे, शर्ब्स। तो आपको हर्ब समझ में आया, जैसे बेटा मैरीगोल्ड का बेटा प्लांट, जैसे मैं अगर बोलूं कि आपको मिल गया सपोज दी सदाबहार का प्लांट, आपको मिल गया कोई छोटे प्लांट दिया, पुदीना का प्लांट, धनिया का प्लांट, ये हो गया हर्ब। हर्ब से थोड़े जो बड़े होंगे वो हो गए सर्ब्स, और सर्ब्स से जो बड़े हो गए वो बड़े बड़े प्लांट, आम का, नीम का, वो हो गया बेटा ट्री। तो ये प्लांट क्लासिफिकेशन कौन यूज किया था, एरिस्टोटल। अब एरिस्टोटल के क्लासिफिकेशन को थोड़ा सा बेटा इन्होंने मॉडिफाई किया, देखना यहाँ पे, थियोफ्रास्टस ने हर्ब्स बोला, ओके, थियोफ्रास्टस ने अंडर सर्ब्स बोला, मतलब सर्ब्स को दो पार्ट में डिवाइड किया। सर्ब्स आर अंडर टू क्लासिफिकेशन, ध्यान से सुनिएगा, एक को सर्ब्स बोल दिया झाड़ीदार पौधे, और एक को अंडर सर्ब्स बोल दिया, मतलब कि छोटे झाड़ीदार पौधे। बहुत आसान है, ठीक है। एंड ट्रीज, ये किस तरह का क्लासिफिकेशन है बच्चों, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, एंड आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन इज ऑफ नो यूज, वी नो ऑल, ठीक है, क्योंकि यहां पे बहुत कम कैरेक्टर्स को यूज किया जाता है, फ्यू कैरेक्टर्स को, 1 और 2 मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को यूज किया जाता है, इवोल्यूशन को यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। चलिए तो अब आते बेटा इसी में, ठीक है, थियोफ्रास्टस ने ही प्रपोज किया कुछ वर्ड्स, क्या क्या वर्ड प्रपोज किया जो हम आज यूज करते हैं प्लांट्स के लिए, एनुअल प्लांट्स, बाइनियल प्लांट्स, पेरिनियल प्लांट। एनुअल प्लांट, ठीक है, जो एक साल में अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेता है और फिर मर जाता है, एक साल में होगा फिर उसके बाद से खत्म हो गया। बाइनियल प्लांट्स 2 साल में अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं। पेरिनियल प्लांट्स बेटा सालों साल में अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं। एनुअल प्लांट, जैसे एग्जांपल देता हूं, तो गेहूं, राइस, मक्का, जवार, ये बेटा आप लगाओ और 3-4 महीने में खत्म हो जाता है, मतलब एक साल के भीतर ही खत्म हो जाता है, एक साल से बड़ी इनकी लाइफ साइकिल नहीं होती है, 1 ईयर से, इनको बोल देंगे एनुअल, मतलब 1 वर्ष वाले, ठीक है। बाइनियल मतलब 2 इयर्स, जो 2 साल में अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करे। जैसे मैं बोलता हूँ बेटा कैरेट, ठीक है, कैरेट पहली साल बेटा क्या करता है, ग्रो करता है, अपने पत्ते वत्ते बनाता है। कैरेट में, गाजर में दूसरे साल बेटा उसी जो फ्लावर आया उसी के ऊपर जो फ्रूट आया, जो लीफ आए उसके ऊपर ही फ्लावर्स आते हैं दूसरे साल, सेकेंड ईयर। तो बाइनियल प्लांट्स हो गए, ऐसे कई होते हैं बाइनियल प्लांट्स जो 2 साल या 2 साल से लगभग ज्यादा में अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं। पेरिनियल प्लांट्स, मैंगो प्लांट, नीम प्लांट, ठीक है, एंड अदर मेनी प्लांट्स, ये सालों साल चलते हैं। तो आपको बाइनियल, एनुअल एंड पेरिनियल का मीनिंग भी समझ में आया बच्चों यहाँ पे, ठीक है। तो दिमाग को अपने शाबाशी दीजिए और आगे बढ़िए। फिर आते बेटा तीसरे साइंटिस्ट, कार्लस लीनियस। कार्लस लीनियस मॉडर्न साइंटिस्ट था, मॉडर्न मतलब कि हाल फिलहाल के, 1707 से 1778 तक बेटा ये जिंदा रहे, और इनका मेन नेम, जो ओरिजिनल नेम था बेटा, वो था कार्ल वॉन लिंच। इनका मेन नेम क्या था बेटा, ओरिजिनल नेम क्या था बच्चों, कार्ल वॉन लिंच। कार्ल वॉन लिंच ने अपना खुद का पहले नाम रखा था, ठीक है, इन्होंने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के साथ साथ अपना खुद का नाम पहले किया, अपने आप को खुद नोमेनक्लेचर दिया, ठीक है, कार्लस लीनियस, अपना नाम क्या रख दिया इन्होंने, कार्लस लीनियस। देखो उसी से रिलेटेड है, कार्ल वॉन लिंच से, ठीक है। ये बेटा स्वीडन के साइंटिस्ट है, ठीक है, स्वीडन, तो इसलिए इनको स्वीडिश साइंटिस्ट बोला गया, ठीक है। इन्होंने बहुत सारे बुक लिखे थे बेटा, उनके कुछ बुक्स के नाम यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं, ये कुछ बुक्स के नाम है बेटा, फिलोसफिया बोटानिका, सिस्टेमा नेचुरी, जेनेरा प्लांटेरम, स्पीसीज प्लांटेरम, ये कई बुक्स हैं बेटा इनके, ठीक है, याद रहेगा बच्चों, ठीक है। ये जो बुक्स दिख रहे हैं आपको, ये बुक के नाम जो दिख रहे हैं, ये आपको याद रखने हैं, सुनने हैं, समझने हैं इनके बारे में। और ये पहली बार 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, इन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया स्टूडेंट्स, हु गेव 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, कार्लस लीनियस। कार्लस लीनियस ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमिलिया। आप किंगडम समझते हो, आप प्लांटी समझते हो, आप एनिमिलिया समझते हो, प्लांट एंड एनिमल नहीं बेटा, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमिलिया। तो उससे जब आप किंगडम के फॉर्म में लिखोगे या ऐसे लिखोगे तो प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम, या फिर लिखोगे किंगडम अगर पहले लिखते हो तो किंगडम प्लांटे, PLANTE, और एनिमिलिया, ANIMALIA, जो कि आप पहले सुन चुके हो। किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमिलिया वर्ड आपको क्लियर हुआ।
अब सुनिएगा अगली बात, किंगडम प्लांटी किंगडम एनिमिलिया को समझने के बाद से, जानने के बाद से, सुनिएगा, ठीक है, इन्होंने इस चीज को नोमेनक्लेचर के फॉर्म में भी दिया, मतलब कि नाम लिखना, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को देना बेटा कार्लस लिनियस ने ही दिया। और जो बुक्स लिखी थी वो किसके बारे में लिखी थी वो यहाँ पे आपको बेटा मिल जाएंगी। जो 4 बुक के नाम मैंने आपको बताया बेटा, उसमें यहाँ पे देखिएगा, पहला बुक बेटा फिलोसफिया बोटानिका, ये बेटा प्रिंसिपल ऑफ नोमेनक्लेचर के बेसिस पे था, मतलब कि नाम लिखना, कैसे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया जाए, उसके लिए इन्होंने लिखा था फिलोसफिका बोटानिका। फिर सिस्टेमा नेचुरी बुक को इन्होंने साइंटिफिक नेम ऑफ एनिमल्स एंड आउटलाइन क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स के लिए यूज किया। तो आपसे पूछा जाए कि एनिमल्स के क्लासिफिकेशन के लिए कौन सी बुक लिखी भैया कार्लस लिनियस ने, तो सिस्टेमा नेचुरी। फिर डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लांट किंगडम, प्लांट किंगडम का डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन कहां दिया, तो जेनेरा प्लांटेनम में दिया, ठीक है, बुक के नाम है बेटा। फिर स्पीसीज प्लांटेनम में साइंटिफिक नेम्स ऑफ प्लांट्स लिखे इन्होंने, क्या लिखा भैया, साइंटिफिक नेम्स ऑफ प्लांट्स। तो हर एक पॉइंट को यहाँ पे बेटा देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, कहीं दिक्कत आए तो बताइएगा, ठीक है। अब चलते बेटा टू दी जी बेंथम एंड हुकर, जी बेंथम एंड जेडी हुकर। बेंथम एंड हुकर ने बेटा उसी को टू किंगडम क्लासिफिकेशन को थोड़ा सा डिटेल दिया, थोड़ा सा उसे एक्सप्लेन किया। तो जैसे अभी आपके मोबाइल के सॉफ्टवेयर के वर्जन आते हैं, ठीक है, या फिर जैसे विंडोज के वर्जन आते हैं, आपने सुना होगा विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10, 9 नहीं आया इसलिए 10 आ गया, विंडोज 11 आने वाला है या फिर आएगा, ठीक है। जैसे आपके बेटा एंड्रॉइड के वर्जन आते हैं, जो बच्चे जानते होंगे, एंड्रॉइड किटकैट, एंड्रॉइड लॉलीपॉप, ऐसे बहुत सारे आते थे बेटा। तो ये सब एग्जैक्टली अपडेट्स हैं। अपडेट का मतलब होता है, ठीक है, अपडेट का मतलब होता है कि चीजों को सही करना, जो पुरानी चीजें हैं जो नहीं संभल रही हैं उनको फिक्स करना, उनको सही करना, उनको करेक्ट करना। एंड दैट इज नोन एज लिसन केयरफुली, दैट इज नोन एज अपडेशन इन क्लासिफिकेशन। तो यहां भी 2 किंगडम क्लासिफिकेशन पहले आया, फिर 3 किंगडम क्लासिफिकेशन आएगा, फिर 4 किंगडम क्लासिफिकेशन आएगा, फिर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आएगा। हमारे सिलेबस में 2 किंगडम क्लासिफिकेशन एंड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है बच्चों, ठीक है। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन शॉर्टकट में पढ़ना है, याद रखिए, शॉर्टकट में ऊपर ऊपर से पढ़ना है। फिर उसके बाद से ध्यान से सुनना, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन को यहीं पे हम छोड़ते हैं, लेकिन एट प्रेजेंट अभी कहां तक पहुंच चुका है क्लासिफिकेशन, तो 9 किंगडम क्लासिफिकेशन तक। अभी 9 किंगडम्स है टोटल, लेकिन आपको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ही पढ़ना है डिटेल में, ठीक है। और 6 किंगडम क्लासिफिकेशन का सिर्फ नाम जानना कि कौन प्रपोज किया था, कैसे था, क्या था। तो चलिए स्टूडेंट्स, अभी हम बात करेंगे बेंथम एंड हुकर वाला क्लासिफिकेशन। तो बेंथम एंड हुकर ने क्या किया, जी बेंथम एंड जेडी हुकर ने, ये दोनों साइंटिस्ट थे, कहां के बेटा, तो इंग्लैंड के। कहां के थे बेटा, इंग्लैंड के। तो इंग्लैंड का जो गार्डन था उसे हम बोलते हैं रॉयल बोटानिकल गार्डन। क्यों बोलते हैं रॉयल बोटानिकल गार्डन, क्योंकि बेटा वो वहां के किंग और क्वीन के गार्डन में काम करते थे। तो वहां पे आज भी बेटा राजवंश है, गणतंत्र नहीं है, ठीक है। गणतंत्र नाम के लिए है इन इंग्लैंड, आप सभी जानते हो बेटा, क्वीन विक्टोरिया, क्वीन एलिजाबेथ, ठीक है। तो उनका जो रूल चल रहा है उसके अकॉर्डिंग उस गार्डन को नाम दिया गया रॉयल बोटानिकल गार्डन। वन थिंग, ये इससे रिलेटेड थे। और वहां पे साइंटिस्ट को साइंटिस्ट नहीं बोलते थे, वहां पे क्यूरेटर बोलते थे। जो प्लांट्स को केयर देते थे उनको क्यूरेटर बोलते थे, मतलब कि सेवा करने वाले, हिंदी शब्दों में बोला जाए तो ये सेवा करते थे, प्लांट्स का सेवा करते थे। छोड़ दो ये सब बात को, हमने बेटा अपने नॉलेज के लिए जानी। अब आते हैं टॉपिक पे। इन्होंने एक बुक लिखी बेटा जेनेरा प्लांटेरम, ठीक है। अब आपको कंफ्यूजन होगा कि सर जेनेरा प्लांटेरम तो यहां भी लिखा हुआ है और ऊपर भी लिखा हुआ जेनेरा प्लांटेरम, ये जेनेरा प्लांटेरम। तो बेटा जेनेरा प्लांटेरम एक बुक थी, उसमें योगदान दोनों का था, कार्लस लिनियस का भी योगदान था, बेंथम हुकर का भी योगदान था। मतलब बेंथम हुकर ने अपनी कुछ बात लिखी, जैसे आज किसी भी बुक को उठा के देखो बेटा तो उसमें कई ऑथर्स के नाम होते हैं, तो वैसे ही बेंथम हुकर ने भी उस बुक में अपना योगदान दिया था और कार्लस लिनियस ने भी दिया था। तो कार्लस लिनियस ने जो बात यहां पे बोली थी वो थी बेटा कि डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लांट किंगडम का डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया था जेनेरा प्लांटेरम। बेंथम हुकर ने क्या बताया था उसमें, तो इन्होंने बिगेस्ट क्लासिफिकेशन दिया था उस समय का,
ठीक है, जितने भी सीडेड प्लांट्स थे बेटा, जितने भी सीडेड प्लांट्स, यहां देखो वो बात पे ध्यान देना, सीड वाले प्लांट, नॉन सीडेड प्लांट्स नहीं, जिसमें सीड नहीं होता, उन प्लांट का क्लासिफिकेशन बेंथम हुकर ने नहीं किया था। बेंथम हुकर ओरिजिनली प्रोवाइडेड द seeded plants classification that is known as spermatophyta, ठीक है, उसी को बोला स्पर्मेटोफाइटा। जो सीडेड प्लांट्स होते हैं उनको स्पर्मेटोफाइटा बोलते हैं, ठीक है, मतलब कि सीड बियरिंग प्लांट्स। तो सीड बियरिंग प्लांट्स को इन्होंने सबसे बड़ा क्लासिफिकेशन दिया, बिगेस्ट एंड नेचुरल क्लासिफिकेशन। जब भी बोला नेचुरल, दैट मीन्स, ध्यान सुनिएगा, क्लाडिस्टिक, क्लाडिस्टिक मतलब कि फाइलोजेनेटिक, फाइलोजेनेटिक मतलब कि इवोल्यूशन। ये सारे वर्ड्स आपको पहले क्लियर है। बिगेस्ट एंड नेचुरल क्लासिफिकेशन एट दैट टाइम वाज गिवन बाय बेंथम एंड हुकर, उस समय का सबसे बड़ा क्लासिफिकेशन उन्होंने प्रपोज किया, ठीक है। कैसे प्रपोज किया? तो इन्होंने स्पर्मेटोफाइटा को 202 फैमिलीज में डिवाइड किया। देखिएगा बच्चों, ठीक है, कितने फैमिलीज में डिवाइड किया? 202 फैमिलीज एट दैट टाइम स्पर्मेटोफाइटा को। और स्पर्मेटोफाइटा उस समय क्या था बेटा? डिवीजन था। आप सभी जानते हो बेटा, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर ऐसे आता है, और फाइलम के जगह पे डिवीजन यूज किया जाता है प्लांट्स में, तो ये डिवीजन था। मतलब कि किंगडम प्लांटी के अंडर में स्पर्मेटोफाइटा को उन्होंने डिवीजन कंसीडर किया, एंड स्पर्मेटोफाइटास आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, डाइकोटिलिडन, जिम्नोस्पर्मी एंड मोनोकोटिलिडन। अब यहां पे देखिएगा ध्यान से, 202 फैमिलीज में डिवाइड किया था, 165 फैमिलीज डाइकोटिलिडन को बिलोंग कर रहे थे, 3 फैमिलीज जिम्नोस्पर्मी को भी बिलोंग कर रहे थे, और 34 फैमिली मोनोकोटिलिडन को बिलोंग कर रहे थे। मतलब इतने सारे ग्रुप्स बनाए, ठीक है। मोटी मोटी बात, बहुत सिंपल बात है, ध्यान सुनिएगा। अब डाइकोटिलिडन को इन्होंने 3 ग्रुप में डिवाइड किया, देखिएगा ध्यान, पॉलीपेटली, गैमोपेटली, मोनोक्लामाइडी, ठीक है। किस बेसिस पे भैया? फिर से मैं बोल रहा हूं, पॉलीपेटली मतलब कि जो पेटल्स होंगे फ्लावर के पेटल्स होते हैं, सेपल पेटल्स जानते हो बेटा आप, जो फूल के, जो कलियों के जो ऊपर के जो कलरफुल पार्ट्स होते हैं उनको पेटल्स बोलते हैं। तो फ्री पेटल्स, पेटल्स अगर खुले खुले हैं, फ्री है, तो उनको पॉलीपेटलस बोला गया। अगर पेटल्स आपस में फ्यूज है, चिपके हुए हैं, ठीक है, तो उन्हें गैमोपेटलस बोला गया, ठीक है। अगर किसी फ्लावर में पेटल्स है ही नहीं, नो पेटल्स, तो उन्हें बेटा मोनोक्लेमाइडी बोला गया। ये आपको समझ में आया? अब यहां पे दिक्कत क्या थी, ये आप भी जान सकते हो बेटा, कि इनको जिम्नोस्पर्म को यहां नहीं रखना चाहिए था, क्योंकि जिम्नोस्पर्म इवोल्यूशन के कंसेप्ट में यहां पे नहीं फिट बैठते हैं। जिम्नोस्पर्म डाइकोटिलिडन, मोनोकोटिलिडन से अलग हैं, ओके, इवोल्यूशनरी ट्रेंड में। ये चीज यहां गलत थी, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। लेकिन हाँ, जब पढ़ोगे आप बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन को, तो यही चीज पढ़ोगे, ठीक है। इसी बात को याद रखो। अकॉर्डिंग टू बेंथम एंड हुकर, विच पार्ट वाज रॉन्गली प्लेस्ड? कौन सा चीज रॉन्गली प्लेस्ड था बेटा? तो जिम्नोस्पर्म इन बिटवीन डाइकोटिलिडन एंड मोनोकोटिलिडन, ठीक है। डाइकोटिलिडन, मोनोकोटिलिडन के लेवल पे जिम्नोस्पर्म को रख दिया गया था, ठीक है। जिम्नोस्पर्म कौन से प्लांट्स होते हैं बेटा? ठीक है, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, फ्लावर नहीं होते, याद रखिएगा, लेकिन हाँ सीड होते हैं, नॉन फ्लावरिंग सीडेड प्लांट्स नहीं, ठीक है। तो इनको 2 ग्रुप में बांटना चाहिए था बेंथम एंड हुकर को, फ्लावरिंग प्लांट, नॉन फ्लावरिंग प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट्स एंड नॉन फ्लावरिंग। तो ये नॉन फ्लावरिंग हो जाते, और इन दोनों को बेटा फ्लावरिंग में रख देते हैं हम लोग, तब अच्छा क्लासिफिकेशन होता। बोला ना, क्लैडिस्टिक क्लासिफिकेशन होता, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप से क्लासिफिकेशन होता। तो चलो बच्चा, आपको बेंथम एंड हुकर की बात समझ में आई। फिर आया बेटा A.W. इकलर। A.W. इकलर ने फर्स्ट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन दिया, मतलब इन्होंने पहली बार, फिर से मैं बोलूंगा बेटा, पहली बार इन्होंने फाइलोजेनेटिक मतलब कि इवोल्यूशन बेस्ड क्लासिफिकेशन दिया। किसका? प्लांट का, एनिमल का। और ये पूरी तरीके से नहीं था बेटा, लिटिल फाइलोजेनेटिक था। पहली बार फाइलोजेनेटिक था, लेकिन लिटिल फाइलोजेनेटिक था। मैं थोड़ा ही सोचा गया, लेकिन हाँ पहली बार सोचा गया था। सुनिएगा, तो A.W. इकलर ने फर्स्ट टाइम प्लांट किंगडम को 2 ग्रुप में डिवाइड किया, दैट इज क्रिप्टोगेमिया एंड फेनेरोगेमिया, फ्लावरिंग एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। फ्लावरिंग प्लांट्स कौन कौन से और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स कौन कौन से, उसी के बेसिस पे ध्यान दीजिएगा। क्रिप्टोगेमिया नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, फेनेरोगेमिया फ्लावरिंग प्लांट्स। क्रिप्टो मीन्स हिडन, पहले भी बताया। गेमिया मीन्स मैरिज, गैमोस वर्ड से आया है गेमिया, गैमोस,
गैमोस मीन्स मैरिज, ठीक है। तो यहाँ पे हिडन मैरिज होगा, जब फ्लावर दिखेगा ही नहीं भैया तो हिडन मैरिज हो रहा है, ठीक है। और जब फ्लावर दिखेगा तो फ्लावर एग्जैक्टली क्या होता, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक ऑर्गन है जिसमें मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स दिखते हैं हमें, यस सर नो, एंड्रोसियम गाइनोसियम दिखता है, ये फ्लावर हो गया बेटा। और फ्लावर ही एग्जैक्टली सेक्सुअल रिप्रेजेंटेशन है प्लांट का। तो जब फ्लावरिंग प्लांट्स हम बोल रहे हैं तो फेनेरोगेमिया, और बेटा जब हम नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स बोल रहे हैं तो क्रिप्टोगेमिया। किसी बच्चे को डाउट आए तो तुरंत तुरंत पूछा करें, सोया ना करें क्लास में, ठीक है। अपने डाउट्स बहुत क्लियर रखा करें बेटा, डाउट्स नहीं रखोगे तो सीखोगे नहीं। चलिए, यस युवराज बोलिए बेटा। सर एक बार सर क्रिप्टोगेमिया सर समझाना सर। बिल्कुल, क्रिप्टो का मतलब होता है हिडन, क्रिप्टो मीन्स हिडन, और गैमिया वर्ड आता है गैमोस से, गैमोस, गैमोस मीन्स मैरिज, ठीक है, हिडन मैरिज। जब फ्लावर है ही नहीं तो ये रिप्रोड्यूस कर रहे हैं कैसे भैया, हिडन तरीके से रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब कि हिडन मैरिज, यस सर। हिडन मैरिज, यस हेमांशु। सर मैं ये बोल रही थी, सर आपने भी डिवीजन के बारे में क्या बताया था? हाँ देखिए बेटा, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, सुना होगा आपने, कीप पॉट क्लीन Yes. अदरवाइज फैमिली गेट सिक, ये सुना होगा आपने। यस सर। हाँ, तो एनिमल्स में फाइलम वर्ड यूज करते हैं, प्लांट्स में फाइलम वर्ड यूज नहीं करते हैं, उसकी जगह पे डिवीजन यूज करते हैं। यस सर। तो वही था, क्योंकि आप डिवीजन नहीं समझ पाते इसलिए मैंने याद दिला दिया कि डिवीजन क्या है बेटा। तो किंगडम के ठीक नीचे आने वाला टैक्सा, तो यहाँ पे प्लांट किंगडम को दो सब किंगडम में डिवाइड किया इकलर साहब ने। किसने बेटा? इकलर ने, AW इकलर। इकलर ने पहली बार एक ट्रू क्लासिफिकेशन दिया रिलेटेड टू फाइलोजेनी, और इन्होंने दो सब किंगडम्स बनाए। सब किंगडम बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आप जान जाओ तो अच्छी बात है। क्रिप्टोगेमिया, फेनेरोगेमिया, नॉन फ्लावरिंग प्लांट एंड फ्लावरिंग प्लांट, हिडन मैरिज, ओपन मैरिज, ठीक है। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स नॉट अरेंज्ड इन फ्लावर्स, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स फ्लावर्स के फॉर्म में नहीं है, और रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स अगर फ्लावर के फॉर्म में है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन फ्लावर, तो फेनेरोगेमिया। बहुत आसान है, बहुत आसान है बच्चों। चलिए, तो अब क्रिप्टोगेमिया के अंडर में थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा आए बेटा। थैलोफाइटा का मतलब समझ लो यहाँ पे बेटा एल्गी। मैं फिर बहुत सिंपल से नीचे से ऊपर लेके जा रहा हूं बेटा। इन चैप्टर्स में जितना समय लग रहा लगने दो, क्योंकि ये बेटा बेसिक्स हैं, ये आपके स्ट्रांग हो गए तो इसके बाद आने वाले किसी भी चैप्टर में आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आपका बायोलॉजी स्ट्रांग होने लगेगा। जो आपने अभी तक बेटा काटा है, खराब किया अपना बायोलॉजी में, वो सही हो जाएगा। जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स का बेटा मिस्टेक होता है वो करेक्ट हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, मैं बोल रहा हूं बेटा थैलोफाइटा, लिसन केयरफुली, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा अलगी होते हैं, ग्रीन यूनिसेलुलर होते हैं, या फिर बेटा मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं, कोलोनियन के फॉर्म में एल्गे, ठीक है। थैलोफाइटा ग्रुप में कौन आता है? एल्गे। थैलोफाइटा वर्ड आया बेटा थैलस से, ध्यान से सुनिएगा। थैलस का मतलब होता है एक फ्लैट स्ट्रक्चर जिसमें ना स्टेम हो, ना लीफ हो, ना रूट हो, ना फ्लावर हो। नो रूट, लीफ, स्टेम, फ्लावर एटसेट्रा, कुछ नहीं है बेटा, उनको हम थैलोफाइटा बोलेंगे। थैलस स्ट्रक्चर जिसमें थैलस हो, थैलस का मतलब होता है फ्लैट स्ट्रक्चर, ठीक है। इजी और नॉट। ब्रायोफाइटा में लीफी स्ट्रक्चर्स होंगे, ठीक है, लेकिन स्टेम एब्सेंट होगा। ये सारी चीजें हम बाद में देखेंगे, बात करेंगे। ब्रायोफाइटा थैलोफाइटा से एडवांस हैं, लीफी स्ट्रक्चर बनते हैं। तो आप जब कभी भी किसी दीवार पे दिखोगे, मॉइस्ट दीवार पे, तो आपको अगर छोटे छोटे घास जैसे स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, बिल्कुल माइन्यूट। अगर बारिश के कारण कहीं पे आपको काई सी जमी दिख रही है छत पे या फिर दीवार पे, छोटे छोटे माइन्यूट ग्रास लाइक स्ट्रक्चर्स निकले हुए हैं, तो वो ब्रायोफाइट्स हैं, ठीक है। और ये मॉइस्ट जगहों पर ही जिंदा रहते हैं। ब्रायोफाइट्स के बाद से आते हैं बेटा टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स हर्स जैसे दिखते हैं, थोड़े लंबे दिखते हैं, इनमें लंबे लंबे आपको ऐसे स्ट्रक्चर्स दिखेंगे, और मैंने इनके प्लांट्स बना के भी दिखाए थे आपको कुछ बेटा, ठीक है। और अलग अलग तरह के इनके ये होंगे। इनमें स्टेम एब्सेंट होगा, देखो स्टेम नहीं है, और सीधे लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स दिखेंगे, और इनमें वेसल्स दिखेंगे। जाइलम एंड स्पर्म पहली बार बनेगा। यस कोमल बोलिएगा बेटा।
सर जब हम कहीं पे जाते हैं तो वहाँ पे दीवारों के अंदर वो जो छोटे फ्लावर्स होते हैं, मतलब वैसे लीव्स अपने आप ग्रो कर जाती है, वही होते हैं ब्रायोफाइट्स? बेटा एग्जैक्ट तो मैं नहीं बोल पाऊंगा कि आप किसके बारे में चर्चा कर रहे हो, क्योंकि आपने जो देखा लाइक है मैं आपको दिखा दूंगा बेटा ब्रायोफाइट क्या होते हैं। ठीक है, जस्ट अ मिनट, मैं 1 मिनट में दिखाता हूँ। ब्रायोफाइट आप बहुत ही छोटे होते हैं। ठीक है, इनको आप माइक्रोस्कोप से तो नहीं, मतलब माइक्रोस्कोप लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। इनके लिए आपको बेटा वो मैग्नीफाइंग ग्लास यूज करना होगा इनको देखने के लिए। मैग्नीफाइंग ग्लास से आप इनको अच्छे से देख सकते हो और बहुत ही अच्छे लगते हैं देखने में। ठीक है, ग्रीनरी दिखेगी आपको बेटा अगर आप देखो इन द, यहाँ देखिएगा स्टूडेंट्स, इस तरह की आपको कुछ स्ट्रक्चर दिखेगी, दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, छोटे छोटे। ठीक है, तो ये बहुत ही छोटे रहेंगे। आप इनसे देखोगे अगर मैग्नीफाइंग ग्लास से, छोटे छोटे तो आपको क्लियर दिखेंगे, बहुत ही छोटे रहेंगे। आप इनसे देखोगे दीवारों पे दिख जाएंगे। और एल्गी अगर हम बात करें तो एल्गी तो बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, दीवारों पे दिख जाएंगे। और एल्गी माइक्रोस्कोपिक होते हैं, एल्गी तो बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, एल्गे एल्गे माइक्रोस्कोपिक होते हैं। ये बेटा एल्गे हो गए, पानी के भीतर रहेंगे, सरफेस पे रहेंगे, ये एल्गीज हो गए बेटा। ठीक है, अगर मैं बोलता हूं टेरिडोफाइटा, ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा बेटा, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा पी से स्टार्ट होगा बेटा। टेरिडोफाइट्स कैसे दिखते हैं देखिएगा, ये रहे बेटा टेरिडोफाइट्स, ये दिख रहे होंगे आपको टेरिडोफाइट्स, ऐसे प्लांट्स दिखेंगे। ठीक है, इनमें स्टेम नहीं होगा, ये लीफी स्ट्रक्चर जरूर दिखाएंगे लेकिन स्टेम एब्सेंट होगा। और बहुत तरह के टेरिडोफाइट्स हम पढ़ेंगे जब हम प्लांट किंगडम पढ़ना स्टार्ट करेंगे बच्चों, तो डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, ये टेरिडोफाइट्स हो गए। टेरिडोफाइट्स में भी फ्लावर नहीं होता है। टेरिडोफाइट्स आर ऑल्सो दी फ्लावरलेस प्लांट। यस सुरेंद्र बोलिएगा बेटा। ब्रायोफाइटा में और टेरिडोफाइटा में क्या डिफरेंस होता है सर? किसमें बेटा? ब्रायोफाइटा में और टेरिडोफाइटा में? ब्रायोफाइटा छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, या फिर ऐसे बोल सकते हो कि मैग्नीफाइंग ग्लास से देखोगे आप। लेकिन जो टेरिडोफाइटा है वो आपके बेटा आधे फुट 1 फुट साइज के ग्रो करेंगे। ये इनके लिए मैग्नीफाइंग ग्लास आपको यूज नहीं करना पड़ता। एक चीज, टेरिडोफाइटा में जाइलम फ्लोएम होता है, पहली बार आया है प्लांट किंगडम में, पहली बार जाइलम फ्लोएम बना है, वस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट हुआ पहली बार। ब्रायोफाइटा में जाइलम फ्लोएम नाम की कोई चीज नहीं होती है, वो बिना जाइलम फ्लोएम के ही प्लांट वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, और एल्गी तो भैया बात ही नहीं बनती क्योंकि वो यूनिसेलुलर हो सकते हैं। ठीक है, तो जाइलम फ्लोएम होने की बात ही नहीं हो सकती है। ठीक है, तो बहुत डिफरेंस है। ब्रायोफाइटा में बेटा लीफी स्ट्रक्चर्स दिखते हैं, लीफ नहीं होता। ठीक है, लेकिन टेरिडोफाइटा में लीफ लाइक स्ट्रक्चर साफ साफ दिखते हैं, रूट्स बनते हैं। ठीक है, रूट्स बनते हैं, स्ट्रॉन्ग रूट्स बनते हैं। ठीक है, लेकिन ब्रायोफाइटा में राइजोइड्स बनते हैं, रूट्स नहीं बनते, राइजोइड्स बनते हैं। ये सारी चीज जब हम थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा इन डिटेल में जाएंगे तब समझ में आएगा। तो फिर स्टूडेंट्स हम चलते हैं अब फेनरोगेमिया की तरफ। फेनरोगेमिया में ध्यान से देखना बेटा, दो फिर से डिवीजन मिले। यहाँ पे 3 डिवीजन मिले थे बेटा, यहाँ पे 2 डिवीजन मिले। कौन कौन से 2 डिवीजन? जिम्नोस्पर्मी, एंजियोस्पर्मी। जिम्नोस्पर्मी में फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर होगा, ट्रू फ्लावर नहीं होगा बेटा। तो मैं जिम्नोस्पर्मी आपको जरूर दिखाना चाहूंगा। जिम्नोस्पर्मी आपका देखना भी जरूरी है क्योंकि जब आपने एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट देख लिए तो जिम्नोस्पर्म देखिए जरूर। ठीक है, जिम्नोस्पर्म्स क्या होते हैं? जिम्नोस्पर्म को हम तक कोनिफर्स बोलते हैं। जिम्नोस्पर्म्स प्लांट क्या होता है? और एंजियोस्पर्म तो आपके घर के आसपास ही बहुत सारे हैं, आपने बहुत सारे ऐसे प्लांट्स देखे होंगे एंजियोस्पर्म के, आम, नीम, कटहल। ठीक है, ये सब हो गया बेटा। जिम्नोस्पर्म भी आपने देखे होंगे बेटा, कोनिफर प्लांट्स इनको बोलते हैं। तो इस तरह के प्लांट्स आपके घर के आसपास जरूर होंगे, इस तरह के प्लांट्स आपने देखे होंगे। ये बेटा आपके सामने दिख रहा है, 1 मिनट, यहाँ आपने देखा बेटा ये प्लांट, इस तरह का प्लांट देखा होगा, हो सकता है गार्डन में देखे होंगे, या इस तरह के झाड़ीदार, ये नुकीले नुकीले इस तरह के प्लांट क्या सबने देखे हैं? क्या कभी विजुअलाइज किया है? ये बेटा जिम्नोस्पर्म प्लांट्स हो गए। ठीक है, ये जिम्नोस्पर्म्स हो गए।
ठीक है, तो इनमें भी फ्लावर नहीं होता लेकिन फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इनमें भी फ्लावर नहीं होता लेकिन फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर होता है, फूल जैसे। तो यहां पे बेटा आपको साफ साफ दिखाया गया है कि एंजियोस्पर्म में फ्लावर होगा, कलरफुल फ्लावर होगा, लेकिन जिम्नोस्पर्म में, ध्यान से देखिएगा, जिम्नोस्पर्म प्लांट्स में फ्लावर नहीं होगा, कोन्स होंगे। कोन दिख रहा है ऐसा ऐसा, ये दिख रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर्स, ये कोन्स हैं, इनको कोन बोलेंगे, और इसीलिए इन प्लांट्स को कोनिफर्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो वेट कीजिए फिर से दोबारा आने का, कि जब हम जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म को दोबारा देखेंगे तो वहां पे फिर से इसके बारे में बात करेंगे। अगेन रिटर्न बैक टू क्लासिफिकेशन ऑफ इक्लर। इक्लर में बेटा हमने जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म को सुना। ठीक है, अब आते हैं बेटा हम लोग, ये सारे डिविजन मिलकर बेटा कितने डिवीजन अभी मिले आपको बेटा? अभी तक 5 डिवीजन मिले, 5 डिवीजन। एंड इन दीज 5 डिवीजन, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इनको सबको रटना बेटा, आपको नाम याद हो जाने चाहिए आपको। फिर नेक्स्ट आते हैं बेटा, ध्यान से सुनिएगा, नेक्स्ट आते हैं साइंटिस्ट ओसवाल्ड टिप्पो। ओसवाल्ड टिप्पो, तो ओसवाल्ड टिप्पो ने बेटा बिगेस्ट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन दिया एट दैट टाइम, और इनके बारे में अभी हम बात नहीं करेंगे, नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे क्योंकि समय की कमी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हैव ए नाइस डे आज के लिए।